दोस्तों, हम लोग हमारी क्लास 8th की साइंस का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है ना, मतलब साइंस की दुनिया और उसमें जो भी अब तक इन्वेस्टिगेटिव हुआ है, जो भी अब तक खोजा गया है या जो भी अब तक चीजें निकाली गई हैं या जो भी अब तक साइंस का ज्ञान है, उसको आप एक्सप्लोर करोगे। समझ रहे हो? मतलब अब तक साइंस में जो भी चीजें हुई हैं उस साइंस को एक्सप्लोर करना। ठीक है ना? तो अगर हम सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है इसमें इंट्रोडक्शन की बात करें तो कहता है आवर जर्नी इन साइंस। हमारी क्या जर्नी रही है साइंस में। अब देखो, ये क्लास 8 को 7th और 6th से थोड़ा रिलेट किया जाएगा। हमारी जो जर्नी रही है साइंस के साथ वो कंटिन्यू हो रही है अभी क्लास 8th में, और यहाँ पर हम और ज्यादा एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी रखेंगे क्योंकि आपकी 8 साइंस, 7 साइंस, 6 साइंस सबका बुक का नाम क्यूरियोसिटी है। जिज्ञासा अपने मन में जानना, किसी चीज को उसके लिए उत्सुकता रखना। तो 8th में हम और एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी रखेंगे। क्लास 6th में हमने क्या पढ़ा? अब ये 6th और 7th की जो क्लास है वो क्यूरियोसिटी बुक के अकॉर्डिंग बता रहा है, नॉट योर बुक, बट हाँ आप ऐसा समझ लो कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग बता रहा है। कहता है क्लास 6th में हमने पढ़ा कि क्या, वाई, ठीक है ना, क्यों और कैसे। अब मतलब हमने पढ़ा कि साइंस में एक सिंपल सवाल उठता है जब 6th क्लास के हम साइंस पढ़ते हैं, तो एक सिंपल हर चीज का एक सवाल उठता है कि कोई भी चीज क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। क्लास 7th में हमने समझा कि साइंस हमेशा बदलती रहती है और बढ़ती है। इससे फिर हमारी क्लास 8th में अब और सवाल आएंगे। जैसे हम क्लास 8 में पहुंचते हैं तो हम लोग एंटर करते हैं इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस में। मतलब साइंस सिर्फ ऐसा नहीं है कि चीजें आपको पता चली और अब आप उसे याद कर लो, ऐसा नहीं है। इट इज अबाउट फाइंडिंग न्यू फैक्ट बाय इन्वेस्टिगेशन। साइंस में हम क्या करते हैं? नए फैक्ट पता लगाते हैं इन्वेस्टिगेशन करके। समझ रहे हो? मतलब हम क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है, और उससे और नए फैक्ट पता लगा रहे हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन होती क्या है साइंस में? साइंस में इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन तो हम केस में सुनते हैं कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सब इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कुछ ऐसे फोकस्ड सवाल पूछना जो ऑलरेडी टॉपिक से रिलेटेड है, या कोई सिंपल एक्सपेरिमेंट करना, या कुछ ऑब्जर्वेशन बनाना, या रिजल्ट यूज करना जिससे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर कर सकें। Instead of just seeing something, a scientist asks, why is this happening? What will happen if I change something? तो देखो वही है कि अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, अब आपने कोई एक्सपेरिमेंट पढ़ा, जैसे मान लो आपने कोई भी चीज देखी कि मैंने जैसे आपको बताया कि इसके अंदर ऐसा ऐसा करेंगे ये हो जाएगा, तो आप ये मत देखो कि ये क्यों हो रहा है या क्या मतलब ये क्या हो रहा है, आप इसको समझो मत। आप क्या करो, आप तुरंत सवाल पूछो ऐसा क्यों हो रहा है। ये हम 8th में बात करेंगे। या फिर कि भैया अगर हम इस एक्सपेरिमेंट में ये चीज कर दें तो क्या होगा, ये आपको 8th में पढ़ना है। देखिए छोटी छोटी क्लासों में आप एक्सपेरिमेंट जान चुके हो, चीजें देख चुके हो। अब आपके मन में सवाल आने चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा अगर हो रहा है तो मैं इसके बदले ये चीज कर दूं तो क्या कुछ बदलाव आएगा। इसको कहते हैं वैज्ञानिक सोच, कि मन में जिज्ञासा रखना और ऊट पटांग की चीजें पूछना जो रिलेटिवली लॉजिकल हो, थोड़ी सी, ऐसा ना हो कि कोई लॉजिक ही ना हो। स्टेप्स क्या है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के? देखो स्टेप्स बड़े सिंपल है। इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो, सबसे पहले सवाल पूछो कि कोई भी चीज कैसे हो रही है। ऑब्जर्व करो केयरफुली, चीजों को महसूस करो और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करो ताकि आप अलग अलग मेथड से आंसर पता लगा सको, और फिर उसके प्रॉपर रीजन दो जो भी आपने चीजों को ऑब्जर्व करा। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ लर्नर नहीं है, वो एक जवान इन्वेस्टिगेटर है साइंटिस्ट के तौर पर। मतलब आपको एक साइंटिस्ट घोषित कर दिया इस किताब में कि आप अपने आसपास कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट देखो तो आपके मन में सवाल आएगा, भैया ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको समझाया जाएगा कि ये चीज हुई,
ये हुआ, इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या, ये तो आपने समझा कि ठीक है ऐसे ऐसे चीजें होंगी। तो इसके बाद ये कि जो साइंटिस्ट अगर आप बनना चाहते हो, इन्वेस्टिगेटर बनना चाहते हो, तो आप सिर्फ ये मत देखो, मैंने आपको जैसे मान लो मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया ए और बी, आपने वो एक्सपेरिमेंट देखा, समझ लिया, याद कर लिया, आपके मन में सवाल आना चाहिए कि भैया ऐसा क्यों हुआ, तो रीजन बताया जाएगा। रीजन के बाद फिर आपको ये बताया जाएगा, आपके मन में एक और सवाल है कि भैया अगर हम इसकी जगह ये कर देते, तो मैं कहूंगा नहीं फिर तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं होता। कहते नहीं भैया इसकी जगह हम किसी और को रिप्लेस कर दे तो क्या कोई और इफेक्ट पड़ेगा, हाँ। तो वैसी वैसी बातें करना, समझ रहे हो, तो वो चीज करना हमारा इस 8th क्लास में काम है। थोड़ा सा बोरिंग ज्यादा होगा, नींद वींद आ रही होगी, बट ये है ही ऐसा अभी तक, ठीक है, जब तक हम चीजें टॉपिक पे नहीं आएंगे। हमारे आसपास की साइंस देखो, साइंस हमें मदद करता है रोजाना चीजें समझने में। जैसे अब अगर कोई कुकिंग हो रही है या कोई आटा डफ गूंदा जाता है उस तरीके से, तो वो कैसे स्पॉन्जीनेस आ रहा होता है, कुछ भी चीज वो कैसे हो रहा होता है। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम पे बात करेंगे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी होना, एकदम से टेम्परेचर बढ़ते जाता है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साइंस हमें हमारी रोजाना जिंदगी और बड़ी बड़ी इस वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को समझाता है। इस बुक में दो सिंबल्स आप यूज हो रहे होंगे, अगर आप लेफ्ट साइड और राइट साइड देखो तो, अगर आप आपकी बुक होगी इसमें बताया गया है तो ध्यान से समझना, आपकी बुक की पीडीएफ में कहता है, जो बुक है ना वो दो सिंबल यूज करती है। एक यूज करती है रूट, जड़, अगर आप बुक देखोगे तो ये वाला पार्ट में यहाँ पे रूट नजर आ रहा है, ठीक है। और आपको कहा गया है लेफ्ट पेज के बॉटम पे लेफ्ट साइड पे रूट है, और राइट साइड पे आप देखोगे कहीं पे काइट बनी हुई है क्या, ये काइट दिख गई अब आपको, ये काइट दिख रही है। तो इसके बारे में बात की गई है इसमें। कहता है भाई, जो लेफ्ट साइड है ना, ये वाला जो जड़े दिखा रहा है, वो आपको दिखाएगा कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है नॉलेज की। ये आपको प्रकृति, कल्चर, ट्रेडिशन दिखाएगा, कनेक्टेड रहना सिखाएगा। और जो राइट साइड टॉप देखोगे, वो आपके मन में करेगा कि आपको हमेशा अपने मन में जिज्ञासा होनी चाहिए और इमेजिनेशन होनी चाहिए, सोचो कि अच्छा ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। इससे आपको ऊंचा उड़ने में और नई चीज एक्सप्लोर करने में मदद मिलेगी। तो मेन क्या, रूट आपको चीजों को महसूस, ऑब्जर्व करने में मदद करेगी, और काइट आपको इमेजिन करने में मदद करेगी। रूट आपको रियलिटी दिखाएगी कि देखो ऐसा हो रहा है, और इससे और क्या हो सकता है, आप क्या कर सकते हो, वो आपकी क्रिएटिविटी बताएगी। हम इस साल क्या पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की साइंस में, सब आपके बुक में लिखा है। दिस ईयर्स जर्नी विल गो फ्रॉम वेरी स्मॉल टू बिग थिंग्स। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो अब थोड़ा सा आपको चीजें समझ में आ रही होगी, अब थोड़ा बोरियत पार्ट थोड़ा सा आपके तरीके से खत्म हो गया होगा। क्या पढ़ने वाले हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो पिछले साल की हमारी क्लास 8 की साइंस में भी हुआ करता था पुराने बुक्स में, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे जीव जंतु, उनके बारे में, जो एक पानी की बूंदों में पाए जा सकते हैं। कुछ आपके लिए बढ़िया है, हेल्पफुल है, और कुछ आपको नुकसान पहुंचाते हैं। हम बात करेंगे हेल्थ और बीमारियों के बारे में। स्टेइंग हेल्दी, न्यूट्रिटियस फूड या न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज, मेडिसिन, वैक्सीन, जिससे हम इन्फेक्शन अपना दूर कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे सर। हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जहां पर हम हीटिंग इफेक्ट, कि बिजली से कैसे हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है, प्रेस करते हैं ना, या फिर चुंबक का प्रभाव बिजली से कैसे उत्पन्न होता है। एमआरआई मशीन सुनी है अभी आपने, एमआरआई स्कैन, वो चीजें। फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स एंड प्रेशर, कि कैसे एक वस्तु मूव करती है, हिलती है, कैसे वो वस्तु रुकती है, कैसे वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, ये पढ़ेंगे हम इस साल। एग्जाम्पल, बॉल को गिरा दो फोर्स की वजह से, या नीचे गिरने से कार रुक गई ब्रेक लगाने से। प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब किसी भी चीज पे दबाव डालना है, एक पर्टिकुलर एरिया पे, छोटा प्रेशर, बड़ा प्रेशर है, बड़े प्रेशर को साइक्लोन्स की तरीके से रिलेट करा गया है। हम पढ़ेंगे फोर्स और वेदर के बारे में। फोर्सेस एक छोटा कंसेप्ट नहीं है, दे आर कनेक्टेड टू बिग नेचुरल इवेंट्स, बड़े बड़े नेचुरल इवेंट्स हैं। एग्जाम्पल, स्टॉर्म, साइक्लोन्स,
ये इवेंट अफेक्ट करते हैं हमारी रोजाना जिंदगी को। हम इसमें बात करेंगे एग्रीकल्चर, सेफ्टी, इन सब चीजों के बारे में। फिर हम पार्टिकल्स को, मैटर को समझेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल जो सॉलिड में पाए जाते हैं, लिक्विड, गैस, इन सब में, जैसे एयर प्रेशर, पानी का उबलना, एयर प्रेशर होना, पार्टिकल्स कैसे कैसे चेंज होते हैं, हम इन सब चीजों के बारे में जब हम बात करेंगे एक एक तो अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। हर चीज पार्टिकल से बनी होती है, जितने भी मटेरियल्स हैं, आप कोई भी बॉटल उठा लो, पानी उठा लो, हवा उठा लो, तीनों अलग चीज है ना, लेकिन तीनों पार्टिकल से बने होते हैं। ये देखो, ये तीन कंटेंट है, मान लो एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, गैस है, तो सबके सब पार्टिकल से बने हुए होते हैं, सबके सब पार्टिकल से। सॉलिड है तो ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, एक दूसरे की तरफ क्लोज चिपके हुए होंगे। लिक्विड होगा तो पार्टिकल थोड़े दूर होंगे, और गैस होगा तो पार्टिकल बहुत दूर होंगे। जितने ज्यादा करीब उतना चीजें ठोस, सॉलिड, है ना। पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, सॉलिड से लिक्विड बनते हैं, लिक्विड से गैस बनते हैं। सॉलिड है तो कम मूवमेंट रहती है पार्टिकल्स की आपस में, क्योंकि चिपके हुए ना एक दूसरे से, और लिक्विड है तो थोड़ा गैप होता है, तो थोड़ा बहुत नॉर्मल मूव कर लेते हैं, और गैस होगा तो बहुत ही अच्छे से मूव कर लेते हैं। फिर हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, जो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, कि मैटर जो होते हैं ना, वो एलिमेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, मटेरियल मतलब वस्तुएं अलग अलग टाइप की होती है। कुछ होती है एलिमेंट, सिर्फ एक ही तरीके के धातुओं या एटम से चीज बनी हुई हो, परमाणु से। और कंपाउंड जो दो तरीके के एटम से बनी हो, जैसे मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल वाटर। वाटर H2O कहलाता है साइंस में, अगर आपको पता हो तो। पूरा पानी के अंदर सिर्फ H2O ही पाया जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके अंदर दो चीज जुड़ी हुई है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन। अगर ऐसी कोई चीज जो सिर्फ हाइड्रोजन से बनी हुई हो, सिर्फ हाइड्रोजन से, वो कहलाती है एलिमेंट, जो सिर्फ हाइड्रोजन से बनी हो। कोई चीज जो सिर्फ ऑक्सीजन से बनी हो, वो कहलाती है ऑक्सीजन एलिमेंट, ठीक है ना। कोई चीज सिर्फ नाइट्रोजन से बनी हो, एलिमेंट। लेकिन जब उसमें दो चीज मिल जाती है तो वो एलिमेंट नहीं, वो मॉलिक्यूल कहलाता है, कंपाउंड नहीं कहलाएगा। कंपाउंड वो होगा जहां पर दो अलग अलग आपस में मिलेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन गैस, ये दो अलग अलग एलिमेंट है, आपस में जुड़ गए, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड। और मिक्सचर, मिक्सचर भी यही है जहां पर चीजें अलग की जा सकती है, मिक्सचर किसी चीज का दिखे आपको। फिर हम बेटा लाइट के बारे में पढ़ेंगे इस क्लास में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो हम छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बाद रिफ्रैक्शन भी पढ़ते हैं, जब एक लेंस होता है तो लाइट जाती है और पार हो जाती है, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। और वो कभी कभी बेंड हो जाती है, ठीक है ना। वो क्यों होती है बेंड, ये सवाल मन में आना चाहिए, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन, प्रकृति में रिफ्लेक्शन, आसमान नीला दिखाई दे रहा है, रिफ्रैक्शन मान लो, कुछ भी मान लो, सब चीज हम इसी में पढ़ेंगे। चांद के फेजेस, अलग अलग आकार से नहीं चांद दिखाई देता आपको, देखो आज रात को चांद जाके सेम नहीं दिखाई देगा, अलग दिखाई देगा। पोजीशन कैसी रहती है चांद, मून, सन, इन सब की, ये सब चीजें पढ़ेंगे। और इसी से हमें कैलेंडर बनाने में मदद मिली। सनराइज और सनसेट या मून का जो पूरा साइकिल रहता है, पूरे महीने अलग दिखाई देता है, उस वजह से हम कैलेंडर बना पाए। इकोसिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे बेटा। इकोसिस्टम, हमारे पृथ्वी पे कैसे जीवन कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, हवा, पानी, सूरज की किरणें, बाकी ऑर्गेनिज्म, ये मिलकर इकोसिस्टम बनाता है, जहां सारे जीव जंतु और लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग मिल जाए, वो इकोसिस्टम बनाता है जहां जीवन संभव होता है। इकोसिस्टम क्या होता है, एक बार फिर से समझाता हूँ। इकोसिस्टम देखो कुछ भी नहीं है, एक जगह जहां पर, अब मान लो मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, जैसे मैंने बोला कि आप लोग हो, या आप लोगों से तो जीवन संभव है, पृथ्वी संभव है। अगर आप नहीं होगे तो जीवन तो कुछ है नहीं। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स को हटा दें तो क्या जीवन संभव है? नहीं। पेड़ पौधे, सॉरी पेड़ पौधे नहीं, पानी, हवा, तो भाई जितनी भी जीव जंतु हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सब मिलके इकोसिस्टम बनाता है। समझ रहे? एग्जांपल जैसे प्लांट है, प्लांट को सनलाइट चाहिए, अब सनलाइट तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन इकोसिस्टम तो तभी बन पाएगा। एनिमल है, वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड कर रहा है, और प्लांट तो दूसरी सनलाइट पे डिपेंड कर रहा है ना, तो सारी बात तो सनलाइट पे आके खत्म हो गई, है कि नहीं? और इंसान सब पे डिपेंड कर रहा है। तो वाई अर्थ इज परफेक्ट फॉर लाइफ, बिकॉज यहाँ पर हमें जो है सन से पृथ्वी की अच्छी खासी दूरी है, बहुत ज्यादा ठंडी, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं लगती। पानी यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट भी है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, और हमारा ही एटमॉस्फेयर
मतलब ये जो हमारा आसपास का माहौल है यही हमें सूरज की किरणों से यही बचाता है। तो बहुत बढ़िया चीज है, जीवन बड़ा अच्छा संभव है। फिर क्लाइमेट चेंज, ये भी हम पढ़ेंगे आगे जाके, कैसे कैसे तापमान बढ़ रहा है और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्लाइमेट इम्बैलेंस हो रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग या वेदर एक्सट्रीम होता जा रहा है कि नहीं। इंसानों का क्या रोल है भाई साइंस में? देखो, इंसान कारण है प्रॉब्लम का, और सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऐसे ऐसे साइंटिफिक मेथड लाएंगे जहां पर हम ऑब्जर्व करेंगे, चीजों को मेजर करेंगे, यानी कि एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिससे हम पृथ्वी को बचा सकते हैं। हम लोग इस पृथ्वी को डुबा रहे हैं, नाश कर रहे हैं, और हम ही कुछ साइंस के मेथड लाके इसको बचाने की कोशिश करेंगे। कहते हैं साइंस हर जगह है, सिर्फ लैब में नहीं, हर जगह। ये तो खैर वही चीज, सेम सेम सवाल आ गया ना ये। स्टार्टिंग विद साइंस क्वेश्चन, अ साइंटिस्ट ऑलवेज बिगिंस विद अ क्वेश्चन। एग्जाम्पल क्वेश्चन जैसे व्हाई डज अ पूरी पफ, या which one side thinner, which why is one side thinner than the other। मतलब भाई सिंपल सी चीज है कि जैसे पूड़ी होती है ना, वो पफ क्यों बन जाती है, ठीक है ना। या फिर कोई एक साइड पतली क्यों होती है, दूसरी साइड के पूड़ी का होता है ना, एक साइड ऊपर का साइड पपड़ी वाला थोड़ा पतला होता है, नीचे में आटा वाटा होता है, समझ रहे, स्पॉन्जी ने जब फूलता है। ये सिंपल क्वेश्चन हमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस की तरफ लेके जाएगा। साइंटिस्ट की तरह सोचो, आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, चीजों को महसूस करो, क्या होगा, इसको हम साइंटिफिक थिंकिंग कहेंगे, ठीक है ना। मेरे भाइयों, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है एट्थ वालों, दैट इज आइडेंटिफाई करना वेरिएबल्स। मतलब ये क्या चीज होती है? कहते हैं जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि क्या बदलाव आएगा, और किसी भी चीज का बदलाव वेरिएबल ही कहलाता है, बिकॉज वेरिएबल ऐसी चीज होती है जिसमें कोई चेंज आए। अगर किसी में कोई चीज हमेशा स्थिर रहे, एक जैसी ही रहे, तो वो वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल वो चीज है जहां पर कोई बदलाव आए। तो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, साइंस की भाषा में अगर हम समझें, तो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे और कुछ बदलाव आए, कुछ चेंज आए, कलर चेंज हो जाए, कोई सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो जाए, कोई लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो जाए, दीज आर चेंजेस, क्या कहते हैं, कॉल्ड वेरिएबल्स। जैसे हमने पूरी का एग्जांपल लिया, तो वहां पे हमने देखा जो आटा था वो फूल गया, साइज था डफ का वो चेंज होते हुए देखा हमने। हमने देखा जो आटा है, मैदा है, उसका टाइप थोड़ा चेंज होते हुए नजर आया। ऑयल का तापमान बदल सकते हैं हम मेथड बदल सकते हैं पूरी को ड्रॉप करने का उसमें, ठीक है ना। तो ये सारे कंट्रोल्ड वेरिएबल है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तुम हो सकता है रोटी पतली बनाओ, मोटी बनाओ, तुम हो सकता है डफ का साइज चेंज कर दो, डो कहते हैं वैसे से, टाइप ऑफ फ्लोर, आटा और मैदा तुम चेंज कर सकते हो, आटा डाल दो आटे की पूड़ी, मैदा डाल दो मैदे की पूड़ी। तापमान बदल सकते हो, गैस ज्यादा करके कम करके। ये ऐसे वेरिएबल्स है जो तुम खुद से चाह कर बदल सकते हो, ठीक है ना। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। देखो, हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा या मेजर कर, ऑब्जर्वेशन हमारी क्या होंगी, ऑब्जर्वेशन होंगी कि क्वालिटी को अगर हम मेजर करें तो क्या पूरी जो थी उसमें पफ आया, हाँ या ना, क्या कितना टाइम लगा उसको पफ आने में। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या, कि एक साइड पतली क्यों रही, क्या ऑयल जो था वो स्प्लैटर हुआ कि नहीं, क्या स्मेल आई, क्या कोई स्मोक की स्मेल आई, ठीक है ना, या स्मोक, सॉरी, क्या स्मेल आई या कुछ स्मोक धुआं उतरते हुए नजर आया। तो हमें हर चीज को एक्सपेरिमेंट में लिखते हैं। तो जस्ट एक एग्जांपल लिया पूरी बनाने का, उसके अंदर क्या क्या बदलाव आए उसका जस्ट एक एग्जांपल लिया। तो चेंज वन थिंग एट टाइम, ये देखो, ये ध्यान से आले समझना। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक वेरिएबल जरूर बदलता है, बाकी सारी चीजें सेम रहती है। अगर हम ऑयल को हम टेस्ट कर रहे हैं ऑयल का तापमान, तो हमें, जैसे मान लो अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लो पूरी तल रही है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किस चीज पे, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ऑयल के तापमान पे। मतलब किसी किसी केस में हम ऑयल को ज्यादा गर्म रखेंगे और किसी केस में हम ऑयल को कम गर्म रखेंगे। तो ज्यादा गर्म और कम गर्म दो तीन ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर हम ज्यादा या कम गर्म रख रहे हैं तो हम उससे चीज क्या महसूस कर सकते हैं, उस पे बात कर रहे हैं। कह रहा है जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो जिस चीज का एक्सपेरिमेंट करोगे वो चीज को आप चेंज करो, बाकी सारी चीजें सेम होनी चाहिए।
मैं इस टाइम पर एक्सपेरिमेंट किसका कर रहा हूं कि तेल ज्यादा गर्म है या कम गर्म है। तो इस टाइम पर मुझे पूरी सेम साइज की बनानी है हर बार, मुझे उसका थिकनेस मोटापा सेम रखना है। ऐसा ना हो ज्यादा तापमान कर रखा था तब पूड़ी को मोटा कर दिया, तापमान कम करा तब पूड़ी को छोटा साइज कर दिया, ऐसा ना हो। कहने का मतलब है जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो एक ही चीज को वेरिएबल रखने की कोशिश करना, बाकी सेम रखना, और उसमें सिर्फ तापमान बदलना चाहिए, ठीक है ना। जब आप एक बार एक्सपेरिमेंट करोगे नए सवाल आएंगे। क्या जो जो भी आपने एक्सपेरिमेंट करा होगा, क्या फ्रेश डो जो है वो अच्छा काम कर रहा है, क्या अगर हम क्या कहते हैं प्रिक कर देते हैं पूरी को, या फिर कोई थिकनेस, मतलब फिर सवाल आते हैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद। और साइंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहता है सवाल के तौर पर, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। जो आपने ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हुए देखा, वहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो आपने सिर्फ एक चीज को चेंज करने की कोशिश करी, बाकी सारी चीजें आपने क्या रखी सेम। तो उसे कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। क्या करा, सबसे पहले आपने सवाल पूछा कि सवाल क्या है, जैसे देखा कि तेल है, तेल पूरी सेम साइज की डाल रहे हैं बट तेल का तापमान गर्म ज्यादा ठंडा गर्म इस तरीके से चेंज करेंगे, तो वो वेरिएबल चेंज करेंगे, फिर रिजल्ट देखेंगे, फिर उस डाटा को रिकॉर्ड करेंगे और फिर उससे कंक्लूजन निकालेंगे। तो सिंपल है भाई, पहले आपके मन में सवाल आएगा कि अगर मैं इसका तापमान चेंज करूं तो क्या क्या रिजल्ट आएगा। तो अब उसके बाद आप उसके तापमान सही में चेंज करोगे, फिर उसके बाद आप रिजल्ट को ऑब्जर्व करोगे, फिर डेटा को रिकॉर्ड करोगे और फिर उसके बाद कंक्लूजन्स निकालोगे। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इवन आज के टाइम पे भी साइंटिस्ट जो है ना वो हर चीज पूरी नहीं समझ पाते हैं, जैसे कि पूरी जो है वो परफेक्टली पफ कैसे करती है। क्यों? क्योंकि साइंस अभी भी ग्रो कर रही है, बहुत सारे आंसर ऐसे हैं जो अभी भी अनआंसर्ड है, जिनके जवाब हमें अभी भी नहीं मिले हैं। फाइनल मैसेज क्या है, भले ही पूरी फूले या ना फूले, या चांद के क्या क्या फेजेस हैं, वो सब चलता रहेगा, लेकिन आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है, साइंटिफिकली चीजें सोचनी है और क्यूरियस रहना है हमेशा, जिज्ञासा अपने मन में रखनी है चीजों को जानने की, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 8 का ये क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहला सवाल, एक स्टूडेंट है जिसने थिकनेस और जो डो है मतलब डफ है, और ऑयल टेम्परेचर मतलब वो जो आटा था उसका मोटाई और टेम्परेचर दोनों बदल दिया। तो कौन सी प्रॉब्लम हो गई एक्सपेरिमेंट में? भाई प्रॉब्लम बड़ी साफ है, आप बताओ क्या प्रॉब्लम है। हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ एक ही चीज में बदलाव लाओ, और ये क्या कर रहा है भाई, दो दो चीजों में बदलाव ले आया। प्रॉब्लम क्या है, मोर देन वन वेरिएबल इज चेंज्ड। कोई दिक्कत है? बेसिक सी चीज है, समझ में आया। चलो आगे, इनमें से कौन सा बेस्ट साइंटिफिक थिंकिंग है, कौन सी बेस्ट साइंटिफिक थिंकिंग है इनमें से? बिल्कुल, व्हाट इफ आई चेंज दिस, मतलब भाई बेस्ट साइंटिफिक थिंकिंग क्या है, एक्सेप्ट टीचर्स आंसर डायरेक्टली, टीचर ने आपको जवाब दिया आपने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है जी आपने समझा दिया, या फिर उस चीज को याद कर लिया, या फिर जो भी ऑब्जर्वेशन हुई उसको इग्नोर कर दिया। तो सबसे बढ़िया तो सवाल ये है ना कि जो भी मैंने आंसर बताया आपके मन में सवाल है कि भैया ऐसा क्यों, वो चीज। चले आगे, अगर एक स्टूडेंट ऑब्जर्व करता है कि जो पूरी पफ है वो फास्ट हुई गर्म तेल में, लेकिन उसने टाइम को मेजर ही नहीं करा, तो ये कौन सा क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन है। अब एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व करा कि तेल गरम कर रहा हूं तो पूरी जल्दी फूल रही है, तेल गरम करूंगा तो शायद तेल थोड़ा कम गरम करूंगा तो शायद पूरी जल्दी ना फूले, है कि नहीं, जल्दी फूल रही है। तो ये कौन सा मेजर उसने यहाँ पर टाइम नहीं देखा उसने, उसने सिर्फ ये देखा कि पूरी तेज फूल रही है। तो उसने इस टाइम पर क्या कोई नंबरिंग में काउंटिंग करी है, नंबर्स में, नंबर में काउंट करता तो वो क्वांटिटी होती, उसने सिर्फ क्वालिटी देखी है। दो मेजर होते हैं,
क्वालिटी मेजर, क्वांटिटी मेजर में क्वांटिटी टाइम टेकन वाला एग्जांपल, और क्वालिटी भूल रहा है कि नहीं भूल रहा, कोई दिक्कत है? चलो आगे, क्लियर है? तो यहाँ पे क्वालिटी की बात होगी, ठीक है ना? तो आंसर में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों होगा। तो देखो ध्यान से समझो, क्वालिटी किस चीज पे बात करती है? नंबर्स अगर यूज नहीं होते, मतलब नंबर अगर यूज हो, जैसे टाइम, टाइम में क्या यूज होगा? नंबर्स, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, बार नंबर्स है, तो नंबर है तो क्वांटिटी है। क्योंकि क्वालिटी में कभी भी, जैसे क्वालिटी मतलब कोई चीज कितनी अच्छी है या बुरी है, ये क्वालिटी है। लेकिन कोई चीज 50 की है, 100 की है, 200 की है, तो ये उसके नंबर्स हो गए, या क्वांटिटी की बात हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं, नंबर आ जाए तो क्वांटिटी। और बेहतरीन किसी चीज की क्वालिटी बढ़िया या बुरी बताओ तो वो क्वालिटी वाला मेजर है। ऑप्शन सी इसका आंसर है, ठीक है? क्यों इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड करना ऑब्जर्वेशन एक एक्सपेरिमेंट के दौरान? हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके दौरान चीजों को ऑब्जर्व करना, रिकॉर्ड करना, ऑब्जर्व। अब देखो सिक्स्थ वाले तुमने भी लगभग ऐसी ही चीजें पढ़ी है कि नहीं? कह रहे दूसरों को खुश करने के लिए, इंप्रेस करने, गर्लफ्रेंड बन जाएगी अब आपकी इंप्रेस करने के लिए। भाई आपने कोई चीज महसूस करी, ऑब्जर्व करी, अब आप उसको लिख रहे हो कि यार, ये अपने मन में रिकॉर्ड कर रहे हो कि अच्छा आओ मैं ये चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं। क्यों? ताकि आप अपना एक्सपेरिमेंट लंबा चला सको, या आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट ना करो, उस चीज को अवॉइड करने के लिए, या आप कुछ रिजल्ट निकालना चाहते हो या कोई कंक्लूजन निकालना चाहते हो उसलिए। तो क्या होगा इसका आंसर? सी, कि भाई ये रिकॉर्ड इसलिए तो कर रहे हैं ताकि हम बाद में ये चेक करें, अच्छा इसमें ऐसा हुआ था, ओ कुछ रिजल्ट निकले, कंक्लूजन निकले। समझ में आ रहा है मेरे भाई फैजू? चले आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक साइंटिस्ट रिपीट करता है सेम एक्सपेरिमेंट बहुत बार, मेन पर्पस क्या है उसका? टाइम वेस्ट करना हाँ, या फिर क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी देखना रिजल्ट की, कि रिजल्ट कितना रिलायबल है, या फिर वो वेरिएबल चेंज करने के लिए देख रहा है, या वो अपनी सोच को अवॉइड करना चाहता है, किस लिए कर रहा है? बड़ा आसान है, बहुत आसान से। भाई आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके बैठ गए, आपको लगा अच्छा ऐसा हुआ है, अब आपको शक है कि कल को किसी को दिखाने बैठे और हुआ नहीं तो है, फिर आप दोबारा कर रहे हो, वो लगा यार 2 बार शक है, कहीं तीसरी बार दिखाया हूं फिर नहीं हुआ तो? आपने 3 बार कर लिया, अब तीसरी बार करके आपको फिर मन में, रात को 1 बजे सो रहे हो और सुबह दिखाना, आप फिर मन में शक है, एक बार और करके चेक कर लो सही है कि नहीं है। तो आप जब 5-6 बार कंफर्म कर लोगे लगातार देख देख के, तो आपको लगेगा कि नहीं ये सही में एक्सपेरिमेंट हो गया। तो कंफर्म करना कि चीजें रिलायबल है कि नहीं है। समझ में आया? बहुत बढ़िया मेरे भाई, चले आगे। चलो वेरिएबल और एक्सपेरिमेंट डिजाइन से क्वेश्चन है। देखो अब चीजें ना, अब कहीं ना कहीं क्वेश्चन आंसर बढ़िया है, देखो थोड़ा सा मजा आएगा। अब की बार हम ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करा करेंगे। चलो नेक्स्ट, कौन सा इनमें से कंट्रोल्ड वेरिएबल था पूरी के एक्सपेरिमेंट में? मैं कह रहा हूं कि एक एक्सपेरिमेंट करना है, चलो एक्सपेरिमेंट कैसा? पूड़ी बनाने का। अब पूड़ी बनाने के एक्सपेरिमेंट में मुझे एक चीज चेंज करनी है बार बार, और बाकी चीजें सेम रखनी है। अब जो एक चीज मुझे चेंज करनी है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन बाकी चीजें सेम होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या कहा? मैंने कहा ऑयल का टेम्परेचर नहीं चेंज करूंगा, टेम्परेचर उतना ही रखूंगा, लेकिन एक केस में पूड़ी मोटी बनाऊंगा, एक केस में पूड़ी छोटी बनाऊंगा, एक केस में पूड़ी बहुत बड़ी बना दूंगा। 4-5 केस हो गए। तो इस केस में मैं क्या चेंज कर रहा हूं? साइज ऑफ डो या डफ, एक तरीके से डो। यानी कि यहां पर ये वेरिएबल है, लेकिन बाकी सारी चीजें मैं सेम रखूंगा। या फिर मैं, सॉरी साइज, हाँ, अगले में मान लो चलो थिकनेस, साइज मतलब बड़ा छोटा। अगले में मैं मोटापे के ऊपर बात कर रहा हूँ कि होगी सेम साइज की लेकिन एक पतली, होगी सेम साइज की लेकिन एक मोटी। तो बाकी सारी चीजें तो फिर सेम रहेंगी ना। तो वेरिएबल एक्सपेरिमेंट जब ही है कंट्रोल्ड वेरिएबल, जब एक चीज को टेस्ट कर रहे हो और बाकी सारी चीजों को इग्नोर करोगे, बाकी सारी आप इग्नोर इन द सेंस सेम रखोगे, बाकियों में चेंज नहीं लाओगे। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। चलें जी, अगर ऑयल का तापमान बढ़ा दिया जाता है और बाकी सारी चीजें सेम रखी जाए तो ये किस प्रकार का बदलाव है? अभी अभी पढ़ लिया अपन ने, अब तो बताओ। मैंने बाकी सारी चीजें क्या करी? सेम रख दी, सिर्फ ऑयल का तापमान बदल दिया, यानी कि एक ही चीज तो चेंज कर रहा हूं, यानी कि कंट्रोल्ड वेरिएबल है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है।
तो आसान है। अभी तो ऊपर देखा अपन ने, कंट्रोल्ड वेरिएबल क्यों, हर चीज एक चीज को रख के बाकी सारी चीज सेम, और इसमें भी तो वही चीज हो रही है, दोनों सेम ही तो एमसीक्यू हो गए। एक स्टूडेंट टेस्ट करना चाहता है कि जो किस तरीके का जो है आटा होगा वो पफ मतलब फूलापन उसको अफेक्ट करेगा, कौन सा सेटअप करेक्ट होगा, बताओ। आप बताओगी इसका आंसर, कि एक स्टूडेंट चेक करना चाहता है किस प्रकार का आटा पफिंग को अफेक्ट करेगा, मतलब पफिंग पफनेस फूलापन, तो वो क्या एक्सपेरिमेंट करेगा, क्या वो फ्लोर चेंज करेगा, थिकनेस चेंज करेगा, क्या वो सिर्फ फ्लोर चेंज करेगा, क्या वो ऑयल का तापमान और फ्लोर चेंज करेगा, क्या वो फ्लोर और साइज चेंज करेगा, क्या करेगा, जो आपको लग रहा है वो, बट इसका आंसर बी होगा। अब एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, मैंने क्या, एक काम करता हूं, आइसक्रीम का एक्सपेरिमेंट करता हूं, ठीक है, आइसक्रीम का, तो आइसक्रीम का एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मैंने कहा कि अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम लाऊंगा, वेनिला लाऊंगा, स्ट्रॉबेरी लाऊंगा, बटर स्कॉच, चॉकलेट, ब्लूबेरी, ये फ्लेवर की बात हो रही है ना, इसमें मैं आइसक्रीम की जगह केक ले आऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और वहां पे आप फ्लोर आटे के अलग अलग टाइप ला रहे हो, तो आप क्या उस आटे को चेंज और उसके मोटाई को चेंज करोगे, अगर आप आटे के मोटाई को चेंज कर दोगे तो वो तो दूसरा फैक्टर भी आपने चेंज कर दिया, यानी कि यहां तो दो दो वेरिएबल चेंज कर दी, गलत। आपको सिर्फ आटा चेंज करना था बेटा, सिर्फ आटा। तीसरा कहता है ऑयल का तापमान और आटा दोनों बदल दो, भाई ऑयल, आप दो फैक्टर कैसे बदल सकते हो, आप इतना सोचो ना, आप आंसर भी नहीं पढ़ रहे हो ढंग से, यहाँ दो दो चीजें बदल रही हैं भाई। कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, ये क्या नाम है इस एक्सपेरिमेंट का, क्या नाम है इस एक्सपेरिमेंट का, कंट्रोल्ड वेरिएबल एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब वहां पे सिर्फ एक चीज चेंज करनी है, तो सिर्फ एक चीज पे ही नाम पढ़ लेते हैं। तीन क्वेश्चन गलत हो रहे हैं लगातार अब लोगों के, आप वेरिएबल एक्सपेरिमेंट कंट्रोल्ड वेरिएबल एक्सपेरिमेंट नहीं समझ पा रहे हो, समझ में आ रहा है, चलो अगला ट्राई कर लो। व्हाट विल हैपन इफ मोर देन वन वेरिएबल इज चेंज्ड एट अ टाइम। अब तो बहुत आसान है, अब तो कोमल सही बताना बिल्कुल। अबे यार तुम खुद सोचो, अभी अपन ने पिछले में क्या पढ़ा कि हमें सिर्फ एक ही चीज बदलनी है, अगर मैं एक से ज्यादा चीज बदलूंगा तो एक्सपेरिमेंट गलत हो जाएगा ना, है। मतलब मैंने एक्सपेरिमेंट करा, एक एक्सपेरिमेंट करा, ध्यान सुनना मेरी बात, चलो मैंने एक काम करा, शिकंजी बना रहा हूं, ध्यान से सुनो। अच्छा चलो शिकंजी छोड़ो, चाय बना रहे हो, चाय बनानी आती है, क्या क्या लगता है चाय बनाने में, चीनी, चीनी मतलब शुगर, और चाय पत्ती को क्या कहते हैं इंग्लिश में, चलो ये बच्चा कह रहा है टी लीव्स, ठीक है, नेक्स्ट और क्या लगता है, मिल्क और वाटर, कौन बोला है, अरे थोड़ा तो लगता ही है पानी यार, मान लेते हैं, नहीं नहीं लगाते आप पानी, कोई बात नहीं आप अदरक को क्या कहते हैं, जिंजर, है, और ये आई ई आर आता है, आई ए आर आता है, हाँ, और चलो छोड़ो इतना, चलो इतने से बना लेते हैं, इससे बनेगी आपकी चाय। अगर मैं शुगर हटा दूं, तो मैं अब बात कर रहा हूं सिर्फ शुगर पे, या तो मैं शुगर बहुत ज्यादा रख दूं, या बहुत कम रख दूं, या शुगर रखू ही ना, या थोड़ी ज्यादा है थोड़ी कम। लेकिन जब मैं इस केस में आपको दिया, मैंने कहा लो चाय पी लो, मैंने कहा ये ना बिना शुगर की चाय है, आप पीने बैठे, आपके भैया इसमें तो दूध भी नहीं है, मैंने कहा ओ सॉरी सॉरी बताना भूल गया था, मैंने तो दूध भी नहीं डाला। अब आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप एक चीज में बदलाव लाओ ना, बाकी सब चीजें तो वैसे ही रखो। चलो मैंने अब क्या करा, दूध ना फॉर एग्जांपल 50 ml डाला था चाय के अंदर, मैंने आपको चाय दी, पहले पहले मैंने दिया आपको ज्यादा शुगर डाल के चाय दी, ज्यादा शुगर, आपने देखा, आपने कहा भैया थोड़ा चीनी ज्यादा है, मैंने कहा ओके कम कर देते हैं,
मैंने थोड़ी चीनी कम करी और अगली बार दूध भी कम कर दिया। आप कह रहे हो भैया चीनी भी कम है और दूध का स्वाद भी नहीं आ रहा। अब बताओ एक्सपेरिमेंट पहले वाले से दूसरे वाले में गलत हो गया कि नहीं हो गया? अब उस बंदे को दो शिकायत। उसने कहा भैया चीनी तो अब कम हो गई, लेकिन आपने तो दूध भी गायब कर दिया, और तुम कह रहे हो कि ऐसा करेंगे तो एक्सपेरिमेंट और अच्छा होगा और फास्ट होगा। अरे एक्सपेरिमेंट ही गड़बड़ा गया भैया। आप सिर्फ एक चीज को चेंज करो ना, आप एक से ज्यादा क्यों चीज चेंज कर रहे हो? अगर आपको दूध चेंज करना है तो फिर शुगर को हर बार सेम रखो। समझ पा रहे हो मेरी बात? इतनी सी बात समझाने में इतना टाइम लग रहा है भाई, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, छी 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 छी। तो क्या, इट वुड बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कॉज। चलो नेक्स्ट, गैस के पार्टिकल प्रेशर क्यों बनाते हैं कंटेनर वॉल्स पे? ये तो अच्छा सवाल है, देखना। गैस के पार्टिकल, हवा है, हवा में पार्टिकल्स होते हैं, तो वो क्यों प्रेशर बनाते हैं कंटेनर वॉल्स? मतलब पता है कौन कंटेनर वॉल कैसे? सिलेंडर है, हाँ, सिलेंडर में अंदर गैस है, हल्की सी लीक करो क्या होता है ना? होगा कि नहीं होगा? तो अब देखो एक चीज समझो पहले, चाहे वो चीज सॉलिड ठोस हो, चाहे वो चीज लिक्विड पानी जैसी हो, या गैस हो, हवा हो, है ना, सबके अंदर एक पार्टिकल्स होते हैं। सॉलिड में पार्टिकल बिल्कुल चिपके पड़े होते हैं एक दूसरे को इस तरीके से, ठीक है। लिक्विड में पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस में तो बहुत ही दूर होते हैं, दूर भागते एक दूसरे से, मूवमेंट ज्यादा फास्ट होती है उनकी। अब मैंने क्या करा, सिलेंडर में जगह है इतनी, इसके अंदर गैस डाल रहा हूं, तो अब कुछ सोचो, मूवमेंट तो आराम से होनी चाहिए इनकी, है ना? नहीं, लेकिन मैं करता क्या हूं ना, इतनी गैस डाली, इसको अब मैं कंप्रेस दबाऊंगा, इतनी सी जगह में रख दूंगा अब, तो इसके पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। फिर और गैस डालूंगा और दबाऊंगा, और गैस डालूंगा, मतलब गैस है, लेकिन गैस को दबा दबा के, कंप्रेस कर करके उसके अंदर क्या भर दिया, गैस भर दी बहुत सारी, तो पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, दूर भागेंगे, करीब आ जाएंगे। अब उसमें सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है भाई साहब, एक सेकंड पहले इनको हटने दो, गैस के अंदर जो पार्टिकल्स है वो प्रेशर क्यों बनाते हैं इन दीवारों पर? क्योंकि वो हैवी है, क्योंकि वो स्टेशनरी मतलब रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, क्योंकि वो फ्रीली मूव कर रहे हैं और एक दूसरे से टकरा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। अब आप अपना आंसर सोच सकते हो। मैं परफ्यूम छिड़क दूं अभी, तो थोड़ी दूर दूर तक आपको भी उसकी महक आने लग जाएगी। उसके अंदर था क्या, कि अभी ये सिलेंडर था जिसमें से मैंने स्प्रे करा, छिड़का, है ना, इसके अंदर पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल्स बाहर आए, अब ये हवा के पार्टिकल्स हैं, तो ये बहुत फ्रीली मूव करते हैं आपस में, इधर उधर फ्रीली मूव करेंगे और आपके पास आ जाएंगे। आपको सूंघने में महसूस होगा, ओ वाओ ब्यूटीफुल खुशबू, भैया ने रूम में फ्रेशनर छिड़क दिया। तो इसका मतलब जो पार्टिकल है ना सिलेंडर के अंदर, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं आराम से। अब फ्रीली मूव करने के लिए जगह ही नहीं है, तो टकरे एक दूसरे से, टकरा रहे हैं एक दूसरे से, तो बताओ आंसर क्या होगा? फ्रीली मूव एंड कोलाइड। समझ में आया? कौन से मैटर की स्टेट में पार्टिकल्स की मूवमेंट अब ज्यादा होती होगी, सोचो। अरे यार ये तो बढ़िया सा देखते तुम बता दो, इसमें चौथा ऑप्शन खतरनाक दे दिया। मतलब अब मैंने आपको सॉलिड भी समझा दिया, लिक्विड भी समझा दिया, गैस भी समझा दिया, तो कह रहा है किसमें मूवमेंट फास्ट होगी? आप सिर्फ इन तीनों में बताओ। हाँ, अभी तो समझा हमने, क्योंकि जो जितने ज्यादा फ्री है उनकी मूवमेंट उतनी फास्ट होगी। बताओ कितना बढ़िया, आपने आंसर खुद देखे, है कि नहीं सवाल? चले आगे। अगर बलून को हम एक्सपेंड करें, क्योंकि उसमें हवा और भर दी, तो पार्टिकल मूव करने रुक जाएंगे, पार्टिकल और तेज भागेंगे आउटवर्ड की तरफ, या एयर अब सॉलिड बन जाएगी, या प्रेशर कम हो जाएगा? बताओ कितना आसान है। हाँ बताओ। ए, बाकी लोग कौन कौन कह रहा है बी? भाई अभी तो हमने पढ़ा कि अगर आप, बलून इतना है तो पार्टिकल मान लो फॉर एग्जांपल 3 है, अब बलून को और बड़ा कर दो, पार्टिकल तो अभी भी 3 ही रहेंगे, तो क्या होगा, या फिर एक तो पार्टिकल और जाएंगे, तो पार्टिकल एक दूसरे से तेज भागेंगे ना अब,
क्योंकि जगह ज्यादा हो गई है, तो पार्टिकल्स फास्ट मूव करेंगे और बाहर तेजी की तरफ भागने आएंगे, तभी तो फट जाता है एक टाइम पे ज्यादा फुला फुला के, अगर आप जगह ज्यादा कर दो, क्योंकि पार्टिकल तेज मूव कर रहे हैं। आप समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी साइक्लोन जो आप देखते हो उनका हाई प्रेशर डिफरेंस क्यों होता है, मतलब साइक्लोन होते हैं ना, आपने देखा साइक्लोन बवंडर टाइप, उनके हाई प्रेशर डिफरेंस क्यों होते हैं, क्यों, क्या रीजन हो सकता है? सिंपल सी बात है बेटा, हाई प्रेशर इसलिए क्योंकि उसमें ना जो फोर्स है ना वो अनइवन लग रहा है, कभी ज्यादा फोर्स कभी कम फोर्स, कभी ज्यादा फोर्स कभी कम फोर्स, तो इसलिए हाई प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा हो जाता है। नॉर्मल एयर प्रेशर है उससे ज्यादा एयर प्रेशर आ जाता है, क्योंकि एकदम से फोर्स अनइवन लग जाता है, बहुत ज्यादा लग जाता है, जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। बेटा इनमें से कौन सी चीज मिक्सचर है? मिक्सचर मतलब जहां एक से ज्यादा चीजें मिली हुई हो, बताओ, सी इसका आंसर होगा। समझना है क्यों? शुगर का सॉल्यूशन मतलब पानी और उसमें क्या मिक्स होगा? शुगर। दो चीजें मिक्स है, मिक्सचर। ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन O2 रहता है, वाटर में H2O रहता है। बेटा आपके मन में सवाल आएगा, भैया यहाँ भी तो दो चीजें मिक्स है। नहीं, इसे मिक्स नहीं कहते हैं। ये जो दो चीजें मिक्स है ये मिक्स नहीं है, ये एक ही कहलाती है, मिलके वाटर बन रहा है ना। आयरन भी सिर्फ उसके अंदर Fe के एलिमेंट पाए जाते हैं, तो वो भी मिक्सचर नहीं है। पानी और चीनी का बहुत अलग लेना देना है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्सचर। बाकी व्हाई कैन मिक्सचर बी सेपरेटेड इजिली? भाई मिक्सचर को अलग क्यों कर सकता है? अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, चीनी और नमक, सॉरी चीनी और नमक कह रहा हूँ, चलो मान लो ऐसे, तो जैसे मैंने ये चीनी वाला पानी बोला, ऐसे ही मैं नमक वाला पानी बोलूं तो वो क्या कहलाएगा? सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या आप सॉल्ट सॉल्यूशन में नमक अलग कर सकते हो? कह रही नहीं कर सकती। गोबर, अरे पानी को सुखा दो, गैस में गर्म कर दो, है क्या हो जाएगा? सब नमक ही नमक रह जाएगा नीचे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक सेकेंड भाई, अगर आप पानी का मतलब कुछ नहीं है, पानी का सॉल्यूशन लो और उसमें नमक घुला हुआ हो, उस पानी को गैस पे रख दो, पानी सारा भाप बन जाएगा और बर्तन में क्या रह जाएगा? नमक रह जाएगा। तो मिक्सचर्स को आसानी से क्यों अलग किया जा सकता है? कहता है क्योंकि ये केमिकली मिले हुए होते हैं। दूसरा बिकॉज ये फिजिकली मिक्स करे गए हैं। तीसरा बिकॉज दे आर प्योर और दे आर सॉलिड। देखो बेटा ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं है इसके आंसर, ध्यान समझो। दूसरे और पहले में हो सकता है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं, ध्यान सुनना। भाई सब्सटेंस फिजिकली मिक्स्ड है, फिजिकली मतलब हमने फिजिकली ऐसे ऐसे मिलाया, फिजिकल चीजें अलग हो सकती हैं, केमिकली चीजें छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने भी, इससे पहले की क्लास में, फिजिकली चीजों को अलग किया जा सकता है। केमिकली चीजें जब मिल जाती तो कुछ नया बनता है, केमिकली चीजें अलग नहीं हो सकती, रिवर्सिबल नहीं है, तो फिजिकली है। ठीक है बेटा, चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है कंपाउंड? मैंने आपको कल थोड़ा बहुत समझाया था एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में, अगर आपको याद हो तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। बेटा अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन O2, ये एलिमेंट है। मैं बात करूं H2 हाइड्रोजन, ये एलिमेंट है ना। एक तरीके से कंपाउंड जहां पे दो अलग अलग चीजें मिल जाती हैं, जैसे NaCl मैंने बात की थी, NaCl को नमक कहा जाता है, सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलते हैं, ये कंपाउंड होता है। अब सैंड और वाटर कह रहा है कंपाउंड है, या नमक को घोल दो पानी में, ये कंपाउंड है, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को केमिकली कंबाइन कर दो जिससे वाटर बन जाता है, वो है, या ऑयल और वाटर। तो भैया क्या इनमें से कंपाउंड है? क्या आपको लगता है? आपको जो लगता है वो आंसर बताओ, सोच लो अपने तरीके से, क्या आपको आंसर लगता है? भाई इसका आंसर सी होगा, आपको समझना है। ये पहली दूसरी चौथी चीजें सेम ही तो है। अगर आप पानी में नमक मिट्टी मिला दो, अपने घर की छतों पे जाओ, टंकियों का पानी देख लो, मिट्टी है उसमें, कुछ टाइम तक घुमाओगे तो फिर मिट्टी मिल जाएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद सेटल डाउन हो जाएगी। वो मिक्सचर है। क्यों अलग की जा सकती है? हाँ, तेल और नमक, तेल और पानी, तेल कुछ टाइम बाद ऊपर आके तैरने लग जाता है पानी में, अलग दिखता है, कभी घुलता है क्या? नहीं। पानी में नमक अलग हो सकता है? हाँ। भाई केमिकली हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ रहे हो आप, ये कंपाउंड है। अलग तो ये भी किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें हम अभी बात नहीं कर रहे, सब बड़ी क्लासों में बात करेंगे। ठीक है चलो नेक्स्ट। Why can we see object in mirror? हम शीशे में क्यों किसी चीज को देख पाते हैं? बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, आप पढ़ चुके हो, बताओ। क्योंकि रिफ्लेक्शन होती है लाइट की, बिल्कुल सीधी सी बात। आप शीशे में अगर कहीं पर भी लाइट ही ना हो,
आप नहीं देख सकते कुछ भी। तो किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट की रिफ्लेक्शन होनी बहुत जरूरी है, तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है बेटा। बाकी एक चम्मच क्यों डिस्टॉर्टेड इमेज दिखाता है, ठीक है ना, जब आप चम्मच को देखोगे ना तो एक थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड इमेज दिखाएगा, क्योंकि उसमें लाइट नहीं आती, क्योंकि उसकी रिफ्लेक्शन और शेप की वजह से आकार उसका ऐसा है इस वजह से, क्योंकि वहां डार्कनेस है, क्योंकि लाइट रुक जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखते समझ गए, उसकी शेप आकार उस वजह से थोड़ा बहुत कभी बहुत ज्यादा जूम्ड या टेढ़ी मेढ़ी इमेज नजर आ जाती है। भाई चांद क्यों चमकता है? आपने देखा है चांद को चमकते हुए? आपने देखा है चांद को चमकते हुए? है सही में चांद को चमकते हुए देखा है आपने? हाँ बताओ, क्यों? क्यों चांद चमक रहा है? इस व्हाइट बोर्ड को देखो, ये चमक रहा है, हल्की सी शाइनिंग नजर आ रही है आपको कुछ कुछ सरफेस पे। शाइनी चीज डिपेंड करती है उसकी स्मूथनेस पे। किस चीज पे? कितना स्मूथ है, शाइनी चीज उस पर डिपेंड करती है। ऊपर लाइट बंद कर दूंगा, चमकेगा? हाँ चमक जाएगा, बाहर सूरज की रोशनी से, थोड़ी बहुत लाइट से। बाहर अंधेरा हो जाए तो चमक जाएगा? नहीं, ये चमकता हुआ हल्का सा नजर आ रहा है, बिकॉज लाइट है, लाइट की रिफ्लेक्शन से चमक रहा है। वो क्यों चमक रही है? ट्यूबलाइट क्यों चमक रही है? भैया खुद की अपनी लाइट है, बिजली से चल रही है, खुद की अपनी लाइट है। लेकिन ये खुद से नहीं चमक रहा, ये इसके रिफ्लेक्शन से चमक रहा है। और सेम गोज फॉर चांद। चांद सूरज की रिफ्लेक्शन से चमकता है, तो वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। कोई दिक्कत है? पृथ्वी क्यों सूटेबल है जीवन के लिए? क्योंकि अच्छी खासी दूरी है, पानी भी है, ऑक्सीजन भी है। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं। इकोसिस्टम मैंने बताया था, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं। तो भाई हम क्या जीव जंतुओं पे डिपेंड है या नॉन लिविंग थिंग पे भी डिपेंड है? अगर इस सराउंडिंग में, जीवन में नॉन लिविंग थिंग ना हो तो क्या जीवन संभव है? नहीं। क्यों? बेस्ट एग्जांपल सनलाइट। सनलाइट से प्लांट क्या कैप्चर करता है? सनलाइट मतलब सूरज से क्या कैप्चर करता है? सनलाइट। और सनलाइट से क्या बनाता है? खाना, क्योंकि एनर्जी मिलेगी, और तभी हम जीवित हैं या कोई और जानवर जीवित है। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस, सॉरी, एक दूसरे पे डिपेंडेंस, इसलिए कि प्लांट जो है ना वो मिट्टी पे डिपेंडेंट नहीं, एनिमल डिपेंड करता है सनलाइट पे, बिल्कुल भी नहीं। प्लांट और एनिमल डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, हाँ ये कह सकते हो, है ना, ऑप्शन सी। ठीक है ना? क्लाइमेट चेंज क्यों होता है? क्लाइमेट चेंज क्यों होता है? इंसानी कारण की वजह से, चांद की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से, या नेचुरली कुछ बैलेंस इम्बैलेंसेस होते हैं इसकी वजह से? तो सोचने वाला थोड़ा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर सोच के बता सकते हो। क्या लिखोगे आप इसका आंसर? क्लाइमेट चेंज जो होता है, देखो मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आएगी, सर्दी आएगी, ये तुम्हारी वजह से आ रही है क्या? नहीं, पृथ्वी के रोटेशन की वजह से, कभी सन के पास कभी सन से दूर। तो भाई साहब क्लाइमेट चेंज क्यों होता है? तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारी वजह से, इंसानों की वजह से। हम कर रहे हैं ना, पेड़ पौधे काट रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, समझ रहे हो? इनमें से कौन बेस्ट साइंटिफिक सॉल्यूशन है एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम का? उसी इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर दो, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है? ठीक है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को इग्नोर कर दो, सामने प्रॉब्लम है, हट सो रहा हूं मैं तो, इस तरीके। या फिर ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट करो, या भाई साइंस को रोक दो, या फिर भाई सॉल्यूशन गेस करो उसके क्या हो सकते हैं। बढ़िया है, बताओ, चौथा ऑप्शन थोड़ा ठीक लग रहा है, आपको क्या लगता है? वैसे तो बेटा बहुत इजी सी बात है, बी ऑप्शन, ठीक है ना। सॉल्यूशन गेस कर सकते हो, बट आपको एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन साइंटिफिक तो वही है। साइंटिफिक तरीके से तो आप चीजों को महसूस करते हो और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके सॉल्यूशन निकालते हो। सिर्फ गेस करके, गेस तो तुक्का हो गया, तुक्के में साइंस थोड़ी ना चल रही है। हाँ? अगर एक स्टूडेंट, कितने रह गए, ये 26 तक रह गए, इसको खत्म कर लेते हैं हम लोग। अगर एक स्टूडेंट कहता है कि साइंस लैब में यूज हो रही है, तो उसकी स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि साइंस जो है वो हमारी रोजाना जिंदगी में भी है, ठीक है ना, है कि नहीं? चलो आगे। 25, अगर एक स्टूडेंट ऑब्जर्व करता है कि डो या जो आटा था उसकी थिकनेस बदल दोगे तो उससे पफिंग ज्यादा हो सकती है ऑयल टेम्परेचर से, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो भाई सिंपल सी बात है, अगर उसको ऐसा लग रहा है, उसने ऐसा ऑब्जर्व करा, तो वो इग्नोर कर दे रिजल्ट को? नहीं। यो एक्सपेरिमेंट रोक दे? नहीं। चेंज एवरीथिंग एट वंस, ये कर सकता है,
या फिर आस्क न्यू क्वेश्चन एंड इन्वेस्टिगेट फर्दर। तो बताओ पी और डी में तो भाई टकराव हो रहा है कि या तो वो और क्या कहते हैं हर चीज को एक एक करके सबको बदल दे, ठीक है ना, या फिर वो और नए सवाल पूछे और इन्वेस्टिगेट करे। बताओ बी ठीक है। देखो हर चीज को एक एक बार बदलेगा तो उससे और डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएंगे, लेकिन सबसे बढ़िया है कि नए सवाल और पूछे और इन्वेस्टिगेट करे इसके ऊपर, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन, अगर साइंटिस्ट जो है ना वो स्टिल पूरा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, जो पूरी पफ क्यों कर रही है, तो ये क्या शो कर रहा है कि साइंस कंप्लीट हो चुकी है? नहीं, साइंस हमेशा इवॉल्व हो रही है और आगे बढ़े जा रही, बढ़े जा रही, बढ़े जा रही, कभी खत्म नहीं हो रही। व्हाट इज मीन्ड बाय साइंटिफिक थिंकिंग? साइंटिफिक थिंकिंग क्या है? तो आप लिखना, एक सोचने का तरीका है किसी चीज को जिसमें हम लॉजिक लगाते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर सवाल पूछते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, आंख बंद करके ऐसा भी नहीं है गेस कर लेते हैं। अगर हमें कोई चीज गेसिंग लग भी रही है तो हम देखेंगे कि उसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली या थोड़ा लॉजिक लगा के क्या वो सही में सही है कि नहीं, ठीक है ना। तो वो चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हो, यानी कि इसको आप कह सकते हो सिस्टमैटिक और लॉजिकल तरीका सोचने का, ठीक है ना, और हमारे आसपास की प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ठीक है ना। व्हाई डज साइंस बिगिन विद क्वेश्चन लाइक व्हाई एंड हाउ? साइंस ऐसे सवाल से क्यों होती है? बिकॉज देखो, ऐसे सवाल अगर आपके मन में होंगे तो आप चीजों को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे और समझ पाओगे कि इसके पीछे क्या रीजन है ना। किसी भी चीज के पीछे अगर आप सवाल ही नहीं करोगे तो आप ना तो कोई डिस्कवरी देख पाओगे नई नॉलेज के बारे में, या अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर नहीं कर पाओगे। कैसे ये सवाल, जैसे व्हाई डज अ प्लांट ग्रो टुवर्ड्स सनलाइट? आपने कभी प्लांट देखा है? जैसे प्लांट उग रहा है, इस तरफ सनलाइट है ना तो पौधा इधर उगने लग जाता है, इस डायरेक्शन में। कुछ सिचुएशन होती है जहां दूर जाते हैं, उन्हें नहीं चाहिए होती लाइट, तो ऐसा। या कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी प्रोसेस को, हाउ हमें क्या बताता है, जैसे कैसे बिजली फ्लो करती है एक तार में। तो ये चीजें सवाल होंगी तो हम आंसर दे पाएंगे। साइंस डिफरेंट क्यों है चीजों को याद करने से? क्योंकि साइंस में हम चीजें समझते हैं, फिर हम एक्सप्लोर करते हैं और हम नई नई चीजों की डिस्कवरी करते हैं, ठीक है ना। फिर हम सवाल करते हैं ऐसे व्हाई एंड हाउ, कैसे। फॉर एग्जाम्पल पानी 100 डिग्री पे उबलता है, ये फैक्ट है, लेकिन सवाल क्या है कि क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, अगर कंडीशन चेंज हो जाएगी तो क्या होगा? समझ रहे हो। स्टूडेंट्स को यंग इन्वेस्टिगेटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई यंग यंग इन्वेस्टिगेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एनकरेज करा जाता है इनको ये सोचने के लिए, सवाल को या एक्सप्लोर करें साइंटिस्ट की तरीके से, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबें याद कर लें और काम खत्म, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो पार्टिसिपेट करें प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग नॉलेज। अगर आपके मन में जिज्ञासा है तो इसके क्या फायदे हैं? भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके मन में जिज्ञासा है तो आप साइंटिस्ट बन सकते हो, तो अदरवाइज तो नहीं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी डिस्कवरी और इन्वेंशन का क्या, मन में सवाल उठना, तो सवाल उठना बहुत जरूरी है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है साइंस में? एक सिस्टमेटिक तरीका जिससे आप किसी चीज का आंसर पता लगा पाओ, किसी सवाल का आंसर पता लगा पाओ, ठीक है ना। मेन स्टेप्स क्या है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के? तो मेन स्टेप वही सवाल पूछना, फिर सवाल पूछने के बाद उसको महसूस करना, उस पर एक एक्सपेरिमेंट करना, रिकॉर्ड करना उस रिजल्ट को, और फिर उसके आंसर्स कंक्लूड करना, क्या सही है क्या गलत है। ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों होती है एक्सपेरिमेंट में? तो देखो ऑब्जर्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्सपेरिमेंट में कि आप क्या महसूस करा, आपने एक एक्सपेरिमेंट करा, अब वहां से आपने क्या महसूस करा, उस डाटा को एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना कि एक एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, ताकि ऑब्जर्वेशन आप कैसे क्वालिटी तौर पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो और क्वांटिटी तौर पे भी, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट का क्या रोल है साइंस के अंदर? तो भाई इससे हम आइडियाज टेस्ट करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि क्या चीज सही है या क्या चीज गलत है। एक एक्सपेरिमेंट में हम किसी एक वेरिएबल को चेंज करते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट रखते हैं और रिजल्ट को ऑब्जर्व करते हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पे क्यों होते हैं? क्योंकि भाई आप जब चीजों को देखते हो, जो भी आपका आंसर निकलता है वो आपका एक कंक्लूजन है, तो एक्सप्लेनेशन आप अब उसी का तो दोगे, तो जो आपने महसूस किया वही तो आप बताओगे ना कि हाँ जी मैंने ये देखा, वो सवाल है। वेरिएबल एक्सपेरिमेंट, ये अच्छा सवाल है। एक एक्सपेरिमेंट में वेरिएबल मतलब सिर्फ हम उस चीज को चेंज कर सकते हैं और बाकी चीजें कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट करते टाइम आप किसी एक फैक्टर को ही वेरिएबल रखो और बाकियों को कांस्टेंट रखो, ठीक है ना।
यही एक सवाल आ गया। क्यों? क्योंकि इससे आप कंफ्यूज नहीं होगे और इससे एक बेटर कंक्लूजन निकाल पाओगे चीजों को कंपेयर करके। ठीक है ना? तो एग्जांपल दो वेरिएबल के। जो पूरी का एग्जांपल था उस एक्सपेरिमेंट में क्या, तो एक तो टेम्परेचर पे बात कर सकते हो और एक थिकनेस पे बात कर सकते हो। ठीक है। कंट्रोल्ड वेरिएबल क्या कहलाते हैं, ये एक अच्छा है, इसको याद रख लेना। फैक्टर जो कांस्टेंट रहते हैं पूरे एक्सपेरिमेंट में और बाकी एक चीज को आप चेंज करते हो, वो कंट्रोल्ड वेरिएबल कहलाता है। कि कंट्रोल्ड वेरिएबल मतलब किसी एक चीज को चेंज कर रहे हो, बाकी कांस्टेंट है। क्या होगा अगर मल्टीपल वेरिएबल को चेंज कर दिया जाए एक साथ, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी और डाटा रिलायबल नहीं रहेगा, अनरिलायबल रहेगा। आप कंक्लूजन निकालोगे तो हो सकता है वो कंक्लूजन आपका गलत हो, क्योंकि आपको ही नहीं पता किस चीज की वजह से क्या चेंज हुआ है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जहां पे आप क्वालिटी के ऊपर बात करते हो, नंबर्स के ऊपर नहीं, कि कोई चीज कितनी ज्यादा फूली कितनी कम फूली, उसको नंबर में नहीं कैलकुलेट करोगे। किसी की क्वालिटी बताना किसी भी एक्सपेरिमेंट में, कि देखो ये रिजल्ट अच्छा आया, बुरा आया, कम आया, ज्यादा आया, वो। लेकिन क्वांटिटी में बताना, नंबर्स में इतना आया उतना आया, वो आपका कौन सा हो जाएगा, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, नंबरों में आप लिखोगे अगर उसे तो। ठीक है बेटा। बाकी क्यों जरूरी होता है ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना, क्योंकि इससे एक प्रॉपर रिकॉर्ड मिलता है क्या आपने एक एक्सपेरिमेंट में करके देखा। ठीक है। इसके बाद किस तरीके की ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट में होती है, दो तरीके की, क्वालिटी वाली ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन। बाकी कैसे ऑब्जर्वेशन हेल्प करती है कंक्लूजन निकालने में, क्योंकि जो भी आप महसूस करते हो, अब देखो रिपीटेड टाइप क्वेश्चन हो गए, जो भी आपने डाटा करा, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट करा, उससे एक आंसर निकलेगा। उस आंसर को आप अब कंक्लूजन निकालोगे कि ये चीज जो हमने करी वो सही करी है गलत करी, तो इसलिए वो हेल्प करता है, क्योंकि आपको कुछ रिजल्ट पता चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि भाई कैसे साइंस हमारे रोजाना जिंदगी में, मतलब डेली लाइफ में आप क्या देखते हो साइंस को बता दो। जैसे खाना बनाना, बिजली यूज होती है तो वहां पे आप साइंस देखते हो, ठीक है ना, तो वहां पे दिखा देना है। ब्रीथिंग, डाइजेशन, हर जगह। कहता है दो एग्जाम्पल दो साइंस के किचन के अंदर। तो पानी उबालना साइंस है, और वो पूड़ी बनाना, उसका पफिंग होना। कुकिंग को साइंस क्यों माना जाता है, क्योंकि भाई इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वस्तुएं महसूस करते हैं और चीज़ें चेंज होती है इसके अंदर। जैसे हीट हो रही है तो एक केमिकल चेंज है, और कुछ कलर चेंज हो जाए या कोई स्मेल या कोई आकार बदल जाए किसी चीज़ का, तो ये सब एक एग्जांपल है, केमिकल चेंज हुआ है। तो इसलिए इसको साइंटिफिक चेंज कहा जाता है। साइंस हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम में कैसे दूर करती है, भाई जैसे मेडिकल साइंस है, वहाँ पे बीमारियों का इलाज किया जाता है, तो हमें रियल लाइफ में दूर कर रही है। एनवायरनमेंट में हम पोल्यूशन फैला रहे हैं, हम लोग एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस हम निकालते हैं जिससे हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, वहाँ पर साइंस लग रही है। टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें, है ना, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट बेहतर हो रहा है, वहाँ पे साइंस लग रही है। ठीक है ना। अगला टॉपिक, व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है, ठीक है ना। तो फोर्स बड़ी सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को खींचना या धक्का देना एक वस्तु को, जिससे उसका आकार, साइज, शेप, स्पीड, डायरेक्शन, ये सब चीजें चेंज हो जाएं। कोई अब उनमें से कोई एक एक भी चीज चेंज हो जाए तो वो सब कहेंगे कि हाँ फोर्स लग रहा है। दरवाजा पुश करना या रस्सी खींचना या फुटबॉल को किक करना, मोशन स्टार्ट करना, ये सब चीजें। प्रेशर की बात करें तो बेटा प्रेशर बड़ा सिंपल सा है, ध्यान समझना। फोर्स मतलब जो लग रहा है, प्रेशर ये एक जगह है, इस पे जो भी फोर्स लग रहा है वो प्रेशर कहलाता है। मतलब ये मेरा अंगूठा है, इसको मैं ऐसे अंगूठे को ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, तो जितना इस एरिया पे मैंने क्या लगाया, इस उंगली से फोर्स लगाया, तो ये फोर्स जो लग रहा है वो एक एरिया पे लग रहा है, और जो हमें ये चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, यही चीज प्रेशर क्रिएट कर रही है। तो प्रेशर बेटा कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है, एक पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स लगाना प्रेशर है। तो इसलिए आप देखो प्रेशर का फॉर्मूला कैसे लिखा हुआ है, प्रेशर इज इक्वल टू अपना क्या कहते हैं, फोर्स और नीचे एरिया। प्रेशर का डायरेक्ट रिश्ता फोर्स से, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा प्रेशर, लेकिन उल्टा रिश्ता है एरिया का प्रेशर से। जितना बड़ा एरिया प्रेशर उतना कम, जितना कम एरिया प्रेशर उतना ज्यादा। समझ रहे हो कैसे। कील, कील का छोटा सा हिस्सा होता है, उसको ठप ठप करते हैं, तो वो हम फोर्स डाल रहे हैं, और उतने हिस्से पे, सिर्फ उतने से हिस्से पे पूरा फोर्स लग रहा है, तो प्रेशर अच्छा क्रिएट हो पा रहा है। लेकिन वही मैं आपको बहुत बड़ा सा हिस्सा दे दूं और बोलूं अभी से ठोको, तो उतना काम नहीं कर पाएगा वो। समझ रहे हो।
बाकी फोर्स और प्रेशर डायरेक्ट रिलेट करते हैं, वही सवाल आ गया ना, कैसे रिलेट करते हैं, डायरेक्ट। ज्यादा फोर्स ज्यादा प्रेशर, कम फोर्स कम प्रेशर, ठीक है। एग्जाम्पल बताओ फोर्स का। अरे भाई फोर्स सुबह सुबह लगाते हो नहीं लगा? अरे मतलब सुबह नहीं, वैसे नहीं, सुबह सुबह जैसे आप उठे, चले, अपने आप को चलाया, खाना वाना बनाया, या कोई काम वाम करा, या रिक्शे से साइकिल से गए अपने घर पे, या सॉरी स्कूल में, तो समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं डायरेक्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि एक कॉमन एग्जांपल है फोर्स का डेली लाइफ में, इज दैट जैसे दरवाजा खोल दिया, जान लगा, ठीक है। तो सुबह उठते हो, जैसे वॉशरूम जाते हो, तो सबसे पहले क्या करते हो, दरवाजा खोलते हो, तो दैट इज फोर्स, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलो भाई, फोर्स से मोशन पे प्रभाव पड़ता है क्या? हाँ भाई, कोई चीज मान लो भागते हुए ऐसे आ रही है आपकी तरफ, आपने फोर्स लगाया तो आप वापस भेज सकते हो, या इस तरफ आ रही है, आपने इस तरफ फोर्स लगाया तो इस तरफ और तेज भाग जाएगी, ऐसे आ रही है, ऐसे डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तो फोर्स से किस तरीके का मोशन, तो देखो, आप किसी चीज को मूव कराना स्टॉप कर सकते हो, फोर्स फोर्स लगाया, कोई रुकी हुई चीज थी, मूव करने लग गई, जैसे फुटबॉल को किक कर दिया। कोई चीज ऑलरेडी चल रही थी, उसको आ रही थी, आपने लात से उसको रोका, तो आपने मोशन में थी, स्टॉप कर दिया। या किसी चीज की आपने स्पीड बदल दी, कोई चीज धीरे जा रही थी और तेज लात मार दी, तेज हो गई। कोई चीज की डायरेक्शन बदल दी, इधर आ रही थी वो बॉल, उसको इधर डायरेक्शन में, तो ऐसे ऐसे करके हम चीजें कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फोर्सेस कैसे रिलेट करती है वेदर इवेंट से, ये वाला जरा देखते हैं। फोर्सेस कैसे रिलेट करती है वेदर इवेंट से, तो कहता है फोर्स ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेदर के इवेंट में, बिकॉज ये हवा की मूवमेंट बताती है एटमॉस्फेयर की, ठीक है ना। जो एयर है वो आपको पता है प्रेशर की वजह से मूव करता है, छोटी क्लासों में याद है, हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर, जहां पर हाई एयर प्रेशर होता था वहां पे तापमान कम होता था, और जहां पर लो एयर प्रेशर होता था वहां पे तापमान ज्यादा होता था। तो हमेशा एयर जो है ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है, तो वो मूवमेंट भी जो है ना उसमें मदद करता था वेदर के इवेंट में। तो जब भी हम प्रेशर चेंज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो एक फोर्स क्रिएट होता है, और वो फोर्स हमेशा हाई एयर प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है, और उसी को हम हवाओं का घूमना भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे वेदर के इवेंट से रिलेट करती है। हमारे यहाँ जो बारिश का मौसम आता है वो हाई एयर प्रेशर लो एयर प्रेशर की वजह से आता है, तो वो फोर्स की वजह से ही आ रहा है एक तरीके से, ठीक है। नेचुरल इवेंट बताओ जो फोर्स से होते हो। तो नेचुरल इवेंट जैसे स्टॉर्म आ जाना है, तूफान आया आया तूफान, भागा भागा शैतान, इस तरीके से एक पिक्चर आती थी। साइक्लोन बन जाना, साइक्लोन बवंडर है ना, पानी का बवंडर होता है उस तरीके से, है टॉर्नेडोज जिसे कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग विंड कहा जाता है। बाकी प्रेशर कैसे जो है स्टॉर्म बनाते हैं, आ जाओ पढ़ते हैं। तो जो स्टॉर्म तूफान होते हैं ना, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर प्रेशर अलग अलग इलाकों में होता है, अलग अलग एयर प्रेशर होता है। दो अलग अलग इलाके हैं, दो अलग अलग एरिया हैं, उन दोनों में अलग अलग एयर प्रेशर होगा। जब किसी एक एरिया में ज्यादा एयर प्रेशर हाई प्रेशर होगा, और दूसरे में कम लो प्रेशर होगा, तो हवा उस हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगी, और डिफरेंस अगर ज्यादा बड़ा हो गया तो एयर बड़ी ही तेज मूव करेगी और बड़ी तेज हवा बना देगी, और उसी से वो स्टॉर्म तूफान बन जाएगा। मतलब हुआ क्या, एयर प्रेशर है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा, लेकिन अगर एयर प्रेशर ज्यादा हुआ, ज्यादा इन द सेंस बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा एयर प्रेशर है और बहुत कम है इधर, तो डिफरेंस उनके बीच में ज्यादा हो गया, तो समझ रहे हो, तेजी से स्टॉर्म आ जाएगा, ठीक है। हाँ, साइक्लोन डेंजर क्यों होते हैं? क्योंकि भाई इसलिए डेंजर है क्योंकि क्या कहते हैं, इनके अंदर बहुत तेज तेज हवा दौड़ती है, उड़ा देती इंसानों को भी, और थोड़ा बहुत नहीं उड़ाए तो कोई भारी भारी वस्तु उड़ा दो, वो तुम्हारे पे लग जाए, तुम डैमेज हो जाओगे। बड़ी तेज बारिश आ जाती है ना, तो ये सब चीजों से आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक है। पार्टिकल्स होते क्या है? कहता है पहली बात तो पार्टिकल जो कोई भी मैटर, मैटर मतलब हमारे आसपास कोई भी चीज जिसका अपना कुछ मास है, वजन है, और जो स्पेस घेरता हो। हवा, हवा भी स्पेस घेरती है, अगर लगे नहीं घेरते तो गुब्बारा फुला के देख लो, पता चल जाएगा, है ना। और सॉलिड लिक्विड हर जगह पानी जगह घेरती है। तो पार्टिकल्स जो उसके अंदर पाए जाते हैं ना, पार्टिकल्स, एक वस्तु है उसके अंदर पार्टिकल पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। ऐसे ये पार्टिकल्स छोटे होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं, मतलब इन्हें आप और नहीं तोड़ सकते। हम अपने आसपास कोई भी चीज देखें या इस्तेमाल करें, वो सब पार्टिकल्स की बनी हुई होती है। और पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम्स भी हों, और पार्टिकल हो सकता है मॉलिक्यूल भी हो। मतलब एक वस्तु है तो वस्तु मैटर कहलाएगी,
मटेरियल कह लो, मैटर कह लो, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी होगी। किनसे बनी होगी? पार्टिकल से। वो पार्टिकल हो सकता है एटम हो, या हो सकता है मॉलिक्यूल्स हो। एटम जैसे सिर्फ हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, प्रॉपर नहीं लिख रहा है H2O2, या सिर्फ क्लोरीन का बना हो Cl, या सिर्फ कार्बन का बना हो C, इस तरीके से। मॉलिक्यूल में थोड़ा सा उसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो जाए कोई चीज, यानी कि ऐसे कह सकते हैं हम, कहना चाहें तो H2O कह सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। O2 को भी मॉलिक्यूल ही कहते हैं, दो आपस में मिले हुए हैं, हाइड्रोजन एक तरीके से, यानी कि जहां पर दो एटम आपस में मिल जाए वो मॉलिक्यूल बनते हैं। एक से ज्यादा एटम हो तो, और सिर्फ एक ही एटम मतलब एक ही पार्टिकल का इस तरीके से हो तो वो एटम कहलाता है। तो ये पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल इन सब की फॉर्म में हो सकते हैं किसी वस्तु के अंदर। हाँ, हम इसे देख नहीं सकते लेकिन ये होते हैं, और बेसिक छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जो पाए जाते हैं। क्या पार्टिकल्स हमेशा मूव करते हैं? हाँ, लेकिन जहां जगह ही नहीं होगी वहां कहाँ मूव करेंगे, लेकिन मूव करते हैं, हम भले ही देख ना सकें। सॉलिड में जो है ना वो बहुत ही कम मूव कर पाते हैं क्योंकि जगह नहीं है। एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल में ना जो फोर्स है, इंटरमोलिकुलर स्पेस जिसे कहा जाता है, वो बहुत कम होता है, जगह ही नहीं है आपस में मूव करने के लिए। लिक्विड के अंदर थोड़ा बहुत मूव कर लेते हैं, गैस में तो और फास्ट मूव करते हैं। बाकी पार्टिकल जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में अलग क्यों पाए जाते हैं भाई? मूवमेंट जो होती है ना हर स्टेट की वो अलग है। जैसे सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। लिक्विड में थोड़ा सा क्या होता है, उनका अपना थोड़ा स्पेस होता है तो मूव कर सकते हैं। गैस में तो और ज्यादा स्पेस होता है, और अच्छे से मूव कर सकते हैं। बाकी गैस प्रेशर कैसे बनाती है? देखो, गैस जो होती है ना वो कंटिन्यूअसली एक दूसरे से कलाइड करती है। गैस के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं धड़ुम ऐसे, और वॉल के, क्योंकि गैस है, जैसे मान लो इसके अंदर गैस है, हवा है, इसके अंदर पार्टिकल्स, आपको पता है सबसे ज्यादा पार्टिकल्स गैस के मूव करते हैं, तो वो इसके दीवारों को टकराएंगे ऐसे, धुड़ुम 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 है। हर कोलिजन जो होगा ना वो एक छोटा सा फोर्स पैदा करेगा, और जब बहुत सारे आपस में टकरा जाएंगे तो एक प्रेशर बन जाएगा है। और जितना ज्यादा फास्ट मूव करेंगे उतना ज्यादा कोलाइड करेंगे, टकराएंगे एक दूसरे से, और उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा। तो इसीलिए गैस से प्रेशर बन जाता है। वो गलत प्रेशर मत समझना, ठीक है? बट ये एक मान लो एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस रखी हुई है और उसके अंदर पार्टिकल्स है, तो गैस के पार्टिकल क्या है, एक दूसरे से कोलाइड, टकराएंगे, और जब जब एक टकराते हैं तो हल्का सा एक फोर्स क्रिएट होता है, फोर्स बनता है, और वो फोर्स बन के बड़ा प्रेशर बन जाता है। ठीक है, चलो आगे, गलत मत समझना। एक एग्जाम्पल दिखाओ जहां पर पार्टिकल्स मोशन में हो। तो परफ्यूम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ वो नहीं वर्ड लिख सकते, है ना? आजकल इंस्टाग्राम मीम पे बड़ा चलता है फा, इस तरीके से वो वाला शब्द नहीं लिख सकते। कहने का मतलब है कि भाई किसी ने गैस क्या कहते हैं, परफ्यूम छिड़क दिया किसी ने, तो वो जल्दी से फैल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत ज्यादा तेजी से मूव करते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक आ जाता है एलिमेंट। एलिमेंट मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद हो, सिर्फ एक ही सेम तरीके के क्या कहते हैं वस्तु से बनाओ, प्योर सब्सटेंस, जो सिर्फ एक ही तरीके के एटम से हो, पूरा ऑक्सीजन हो, पूरा आयरन हो, या पूरा गोल्ड हो। लेकिन कंपाउंड, कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिल जाए आपस में, है ना, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाए आपस में, एक कंपाउंड है। कोई दिक्कत है तो बताओ। फिर मिक्सचर क्या होता है भैया? मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिल जाए, लेकिन वो फिजिकली मिले, उसमें केमिकल कोई रिएक्शन ना हो। कंपाउंड में केमिकल रिएक्शन होता था, जैसे H2O, वाटर बना। तो वाटर जो है ऐसा नहीं है कि हवा में हाइड्रोजन गैस उठा ली और हवा में ऑक्सीजन गैस मिलाई और धूम पानी ये लो पी लो, ऐसे नहीं हो रहा। वो केमिकली मिलेंगे, लेकिन फिजिकली कैसे मिलाएंगे? फिजिकली मिलाएंगे तो मिक्सचर कहलाएगा, जैसे पानी में पत्थर या मिट्टी मिला दे, कोई दिक्कत। बाकी मिक्सचर को अलग इसलिए किया जाता है क्योंकि फिजिकली मिलाए जाते हैं ना, तो फिजिकली को तो रिवर्स कर सकते हैं, है ना, ये छोटी क्लास में पढ़ा हमने। बाकी एक एग्जांपल बता दो एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर के। एलिमेंट का ऑक्सीजन, कंपाउंड का वाटर, और मिक्सचर का पानी में नमक घुला हुआ।